नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, इससे पिछली वीडियो यानी कि मैंने पार्ट 2 में आपको क्या पढ़ाया था। पार्ट 2 मैंने आपको बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी कि एसिड और बेस की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और कुछ ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में मैंने बताया था। और जो टेबल 2.1 है उसमें मैंने भरना सिखाया था कि उसे कैसे भर सकते हैं। ठीक है, आज जो हमारा पार्ट 3 है इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों। इसके अंदर हम पढ़ेंगे 2.1.2 यानी कि हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, यानी कि एसिड और बेस जो होते हैं यानी कि अम्ल और क्षार जो होते हैं वो कैसे मेटल यानी धातु के साथ रिएक्ट करते हैं। तो एक्टिविटी 2.3 स्टार्ट करने से पहले जो इसका आपको डायग्राम बना के दे रखा है, पहले मैं आपको उसको समझाता हूँ, फिर इसके बाद इसके ऊपर मैं आऊँगा। ठीक है, तो चलिए वहाँ पर चलते हैं पहले। तो देखिए बच्चों, हम आते हैं अपनी फिगर पर आते हैं। जो एक्टिविटी 2.3 का जो एक्टिविटी है उसका जो फिगर दे रखा है वो यहाँ पे दे रखा है। तो पहले मैं फिगर को समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्टिविटी के ऊपर लेके जाऊँगा। तो वो क्या है आपको देखो, आपको नजर आ रहा होगा, ये आपका स्टैंड है। स्टैंड के साथ आपकी एक टेस्ट ट्यूब लगा रखी है। इसके अंदर आपका एक पीला सॉल्यूशन भरा हुआ है। एक्चुअली वो क्या है आपका, वो सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है वो, सल्फ्यूरिक एसिड है। और ये कुछ टुकड़े टुकड़े नजर आ रहे हैं, वो क्या एक्चुअली जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या होता है, जिंक के कुछ टुकड़े डाल रखे हैं। ठीक है, ओके। और आपको कुछ इसमें बुलबुले नजर आ रहे हैं, वो क्या एक्चुअली हाइड्रोजन गैस जो सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डालने के बाद प्रोड्यूस हुई है यानी कि उत्पन्न हुई है। ठीक है, वो क्या हाइड्रोजन गैस है। ओके, फिर आपको दिख रहा है कॉक लगा रखी है। कॉक ऐसी लगा रखी है जिसमें छेद कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या कर रखा है, इसमें पाइप डाल रखी है, जो पाइप ऐसे करके इस सोप सॉल्यूशन के अंदर जा रही है। कौन सा सोप सॉल्यूशन, यानी कि साबुन का पानी, साबुन में डाल के साबुन का पानी बना के, ठीक है, यानी साबुन का घोल उसके अंदर डाल रखी है। और फिर जो हाइड्रोजन गैस इसके अंदर से निकल रही है, इस हाइड्रोजन गैस जो आपकी इसके अंदर से निकल रही है, इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, उसे आपने क्या किया, पाइप के थ्रू इसके अंदर पास कराया। किसके अंदर, सोप सॉल्यूशन के अंदर पास कराया। अब फिर क्या देखते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है इस सोप सॉल्यूशन यानी कि पानी साबुन के घोल में से बाहर निकल के ये गोले गोले से बना रही है, गोले गोले से बना रही है। फिर हमने क्या किया, एक मोमबत्ती ले गए, जो बबल्स बन के आ रहे हैं ऊपर इनके ऊपर एक मोमबत्ती लेके गए, जलती हुई मोमबत्ती। फिर हमने क्या देखा, ये बबल्स है ना फट जाते हैं। कैसे फटते हैं, ये पोप की आवाज़ के साथ फटते हैं। किसके साथ फटते हैं, पोप की आवाज़ के साथ। लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए बच्चों, ये क्या, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पोप साउंड, यानी क्या होते हैं, ये बबल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। और किसके साथ फटते हैं, किसके साथ जलते हैं, ये जलते हैं किसके साथ, पोप की आवाज़ के साथ जलते हैं। किसकी पट ऐसे आ जाएगी, पोप की आवाज़ के साथ जल जाते हैं। ठीक है, ये है बेसिकली आपका प्रैक्टिकल। अब मैं इसको एक्टिविटी 2.3 में बताता हूँ कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या हमें एक्चुअली करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं उसके ऊपर। सिंपल सा था, कुछ नहीं करना था। एक स्टैंड लगाया, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला और जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए, जिंक के टुकड़े डाले। जैसे ही डाला है उसमें से हाइड्रोजन गैस पास होने लगी। पास होने के बाद उसमें आपने डिलीवरिंग ट्यूब लगा दिया, जिसे आपने सोप सॉल्यूशन साबुन के घोल में डाल दिया। और उसमें से हाइड्रोजन गैस पास होने, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस टेस्ट ट्यूब के अंदर पास हो रही थी वही हाइड्रोजन गैस डिलीवरी ट्यूब में से बाहर आके इस सोप सॉल्यूशन से भी बाहर निकल जाती है। और वो मोमबत्ती के जब जलाते हैं मोमबत्ती से तो पोप की आवाज़ के साथ जलती है। आपके दिमाग में 2-3 क्वेश्चन आ रहे होंगे, इसमें एक्टिविटी 2.3 में पढ़ता हूँ और उसका आंसर भी मैं आपको वहीं पे करता हूँ। ठीक है, आइए। तो बच्चों, हम आ चुके हैं वापस अपनी किस पर, एक्टिविटी पर वापस आ चुके हैं। देखिए, अब मैं आपको इसको पढ़ के बताता हूँ और इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 2.3 क्या पूछा हुआ है पहले आपसे, पहला आपका जो पॉइंट बोला हुआ है ये कि क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन यानी कि सावधानी दे रखी है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस, यानी कि इसमें टीचर की निगरानी बहुत जरूरी है। इसे बिना टीचर की उपस्थिति में नहीं करना इस प्रैक्टिकल को। हालांकि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जब लिखा है तो कर लेना। हालांकि इतना कोई बड़ी बात नहीं, बच्चे खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ये पहला पॉइंट, सेट द एपरेटस एज शोन इन फिगर 2.1। जैसे कि आपने देखा था उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें लगानी थी। आपको स्टैंड लगाना है, टेस्ट को उसमें सेट करना है, साबुन का घोल तैयार करना है, और सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, जिंक डालना है, डिलीवरी जो ट्यूब है उसको अरेंज करना है। तो ये सारा के सारा आपको जो एपरेटस है यानी कि जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं आपको सेट करने हैं। आपने कर लिए, ये आपका खत्म हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि 5 ml आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। जैसे आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर देखा था पीला सॉल्यूशन जो था, ठीक है, 5 ml था। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर से इसे हम नाप सकते हैं, 5 ml बहुत कम होता है हालांकि। और डाइल्यूट लेना है तो कितनी कोई बड़ी बात नहीं, आपको कोई बिना ग्लव्स पहने भी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती डाइल्यूट के अंदर। इन्हें टेस्ट ट्यूब में लेना है। एंड ऐड, यानी उसमें क्या डालना है, फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स, यानी कि जिंक के कुछ टुकड़े आपको डालने हैं। जिंक के कुछ टुकड़े आपने डालने हैं, जैसे आपने देखा ना दानेदार कुछ टुकड़े डले हुए थे जिंक के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको हाईलाइट कर रखे हैं अलग अलग कलर से। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है वो क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। तो आप जिंक ग्रैन्यूल्स यानी जिंक के टुकड़ों के सर्फेस पर क्या देखते हो, हम तो क्या देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, हम देखते हैं गैस निकलती है। एक गैस निकलती है और गैस कौन सी होती है, वो हाइड्रोजन गैस होती है। तो इसका आंसर हमारा वहाँ से बन जाएगा। बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है
एक्सरसाइज से क्वेश्चन हमेशा बहुत कम आते हैं, जो एक्टिविटी के बीच से क्वेश्चन होते हैं वही ज़्यादातर आते हैं, क्योंकि बच्चे उन्हीं को छोड़ के जाते हैं, वो सिर्फ एक्सरसाइज याद करके चले जाते हैं या थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, पर जो एक्टिविटी से क्वेश्चन आते हैं वही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और उसी को क्योंकि वो इसीलिए देते हैं कि देखते हैं बच्चे ने एक्टिविटी कितनी बारीकी से पढ़ी है, चैप्टर कितने बारीकी से पढ़ा है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर एक जो एक्टिविटी में क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको मैं बता सकूँ। ठीक है बच्चों, तो पहला आंसर क्या आएगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्युल्स। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, एक गैस निकलती है, उस गैस का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है पॉइंट, पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन, यानी कि जो गैस निकली है उसे क्या करो, उसे सोप सॉल्यूशन में पास करो। तो हमने क्या किया था, एक डिलीवरी ट्यूब ली थी और कॉक के अंदर डाल दी थी, उससे डिलीवरी ट्यूब पास करके साबुन के घोल में डाल दिया उस पाइप को, है ना। तो क्या हुआ, पास करा दिया। अब जो सेकंड क्वेश्चन इसने पूछा, जिसे मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, क्या पूछा कि वाई आर बबल्स फॉर्म इन द, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूं कि बच्चों ये क्या है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही वाला है कि वाई आर द बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन। चलो बन तो गए, पर क्यों बने, सोप सॉल्यूशन में भी जो बबल्स बने यानी उसमें से पास क्यों होके चले गए, उसके अंदर ही रुक क्यों नहीं गए, पास होके क्यों चले गए, यानी उसमें से क्यों फॉर्म हो गए सोप सॉल्यूशन के अंदर बबल्स। तो उसका रीज़न क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा सरफेस टेंशन के बारे में कि सोप सॉल्यूशन का जो सरफेस टेंशन होता है, यानी कि साबुन के घोल का जो सरफेस टेंशन होता है बहुत ही कम होता है। इसी वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस पैदा हुई थी, प्रोड्यूस हुई थी किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसे पास कराने पर वो सोप सॉल्यूशन से बाहर निकल जाती है। सरफेस टेंशन आपको मैं समझाने के लिए बताता हूँ, सरफेस टेंशन होता क्या है। देखिए सरफेस टेंशन एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, मैं रिपीट करता हूँ क्या होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जो क्या काम करती है, एक तरह से फोर्स की तरह काम करती है। और जो लिक्विड का जो सरफेस होता है ना, ऊपर वाला सरफेस, उसको एकदम खींच के रखती है, अपनी तरफ खींच के रखती है, जिससे क्या होता है सरफेस एरिया कम हो जाता है और जो उसका सरफेस होता है गाढ़ा हो जाता है। क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं, जैसे आप नहा के आते हो, हम सभी नहा के आते हैं, चाहे वो इंसान आदमी हो या औरत हो, जब नहा के आते हैं उनके बाल काफ़ी ज़्यादा गीले होते हैं और चिपके हुए होते हैं। ठीक है, बहुत, क्योंकि उसके अंदर पानी भरा होता है, जिसके लिए कोई क्या करता है, कोई हेयर ड्रायर इस्तेमाल करता है, कोई तौलिए से एकदम करता है ताकि वो क्या हो, उनमें से पानी निकल जाए और उनमें स्पेस आ जाए, यानी कि खुले खुले से हो जाए उनके बाल, है ना। तो इसमें किसकी वजह से होता है, ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या करता है, उस लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है और उसको एकदम खींच के रखता है, तो बाल एकदम चिपक जाते हैं, तब तक चिपकते हैं जब तक उसमें से पानी हट नहीं जाता। जैसे ही पानी हट गया सरफेस टेंशन खत्म हो गया और बाल एकदम खुले खुले हो जाते हैं। जैसे हेयर ड्रायर इस्तेमाल करते हैं तो क्या करते हैं, हेयर ड्रायर क्या करता है बेसिकली, हेयर ड्रायर पानी को सुखा देता है, उसके बाद सरफेस टेंशन खत्म, बाल खुले खुले हो जाते हैं। तो यही काम करता है कि सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन बहुत कम होता है। कम होने का मतलब उसका जो सरफेस होता है बिल्कुल गाढ़ा नहीं होता, बिल्कुल गाढ़ा नहीं होता, और मॉलिक्यूल्स को भी यानी कि जो सरफेस होता है उसको भी बहुत कम खींच के रखता है और एरिया भी काफ़ी अच्छा खासा रहता है। अगर सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होता तो ये भी इसका अपने फोर्स लगाता और सरफेस एरिया कम कर देता, सरफेस को गाढ़ा कर देता, पर ऐसा इसने नहीं किया। क्यों, इसका सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन काफ़ी कम होता है और कम होने की वजह से ही बच्चों क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस टेस्ट ट्यूब में पास हुई थी उसी को डिलीवरी ट्यूब से डाला गया सोप सॉल्यूशन के अंदर, तो वो भी उसमें से पास होकर बाहर निकल गए। ठीक है, ओके, समझ आया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वाई आर द बबल्स फॉर्म इन द सोप सॉल्यूशन, इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। हालांकि मैंने समझा दिया लेकिन लिखना तो पड़ेगा पेपर में, क्योंकि नंबर तो लिखने के ही मिलेंगे, तो उसको आपको स्क्रीन पे इसका आंसर मिल जाएगा। आगे पढ़ते हैं, टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल, यानी कि जैसे जो बबल बाहर निकल रहे थे सोप सॉल्यूशन में से भी, उसके पास क्या करो, जलती हुई मोमबत्ती लेके जाओ। ठीक है, लेके चले गए। अब नीला क्वेश्चन जो मैंने डाला हुआ है, हाईलाइट किया हुआ जो ब्लू से, स्काई ब्लू से, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो बबल्स होते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पोप की आवाज़ के साथ चलते हैं। किसकी आवाज़ के साथ, पोप की आवाज़ के साथ चलते हैं। ठीक है, ओके, इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है रिपीट दिस एक्टिविटी, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है बच्चों, रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड्स लाइक HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, एंड CH3COH यानी कि एसिटिक एसिड। ठीक है, इन तीनों के साथ भी करके देखो। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस द सेम और डिफरेंट, क्या सभी में जो आपने अभी बोला है ना, HCl बोला यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड के साथ भी करने पर क्या सेम प्रोसीजर होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और उसके पोप के आवाज़ के साथ जलती है मोमबत्ती लगाने पर, तो हाँ ऐसा ही होता है। लेकिन एसिटिक एसिड क्योंकि वीक एसिड होता है, एसिटिक एसिड चूँकि एक वीक एसिड होता है, इसी वजह से उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भी कम निकलती है, हाइड्रोजन गैस भी, और पोप की आवाज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं आती, बहुत धीमी आवाज़ पोप की आती है जलने के बाद। ठीक है, तो ये होता है, यानी कि एसिटिक एसिड में काम सब में यही होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी
और बबल्स बनेंगे, मोमबत्ती के साथ जलेंगे पोप की आवाज़ के साथ। लेकिन एसिटिक एसिड में ये थोड़ा कम होता है क्योंकि वीक एसिड होता है। अब वीक एसिड भी क्यों होता है? क्योंकि देखो मैंने पहले ही बताया था, पार्ट 1 में ही मैंने बता दिया था, हालांकि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में मैंने बताया था कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड तभी होता है जब वो अपना हाइड्रोजन बहुत जल्दी लूज़ कर देता है। एच जो होता है, एच पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में लूज़ कर देगा, जो जितनी जल्दी करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेकिन OH क्या होता है, जैसे CH3COOH आ जाता है इसके अंदर, है ना, तो इतनी जल्दी लूज़ नहीं करता, इसी वजह से ये इतना अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, वीक एसिड में आता है। ठीक है बच्चों, ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया था स्टार्टिंग में मैंने, इसीलिए आपको पहले मैंने ये बताया था कि आपके दिमाग में पूरी इमेज ये बन जाए, उसके बाद हम तो यानी कि ये सोप सॉल्यूशन में से बाहर क्यों निकला ये हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इसका जो सरफेस है ना, सरफेस इसकी सरफेस का जो सोप सॉल्यूशन का जो सरफेस है, एक्चुअली उसका सरफेस टेंशन काफ़ी कम है, इसी वजह से उसने मंजूरी दे दी कि हाँ भाई पास करके चले जाओ। अदरवाइज अगर ये गाढ़ा होता ना तो पास करने देता क्या? नहीं देता। ये गाढ़ा होता क्योंकि सरफेस टेंशन कम था, अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा होता तो पास ही नहीं करने देता, उसी के अंदर रह जाता हाइड्रोजन बबल्स, हाइड्रोजन गैस उसी के अंदर रह जाती। ओके, अब बबल्स के फॉर्म में क्यों बाहर, ये तो कॉमन सी बात है, क्योंकि झाग साबुन का घोल है तो जो हाइड्रोजन गैस थी उसके अंदर से बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल के आ गई, और जब जलाया तो पूप की आवाज़ के साथ वो जली। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा, मेरी भी कोशिश रही कि मैं आपको समझा पाऊँ बच्चों। ठीक है, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप जब ट्यूशन में जाते हो 600 रुपये 1000 रुपये देते हो, फिर भी आपको एक्टिविटी को नहीं पढ़ाया जाता, मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, और फिर भी आप चैनल को ना तो सब्सक्राइब करते हो ना ही वीडियो को लाइक करते हो, तो प्लीज़ ऐसा काम मत कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक्चुअली बच्चों 2.4 से पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्या? नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शंस डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट। यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है, आपने नोट किया होगा कि जो मेटल होता है, यानी कि जिंक मेटल है, ये मेटल जिंक जिसमें हमने जिंक इस्तेमाल किया था रिएक्शन के अंदर, वो क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है तभी तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, अगर डिस्प्लेस ही नहीं करता तो हाइड्रोजन गैस निकलती कैसे? और कौन डिस्प्लेस करता है? जिंक डिस्प्लेस करता है। ठीक है, जिंक डिस्प्लेस क्यों? जिंक की जो पावरफुल होता है, जिंक ज़्यादा पावरफुल होता है हाइड्रोजन से। एक रिएक्टिविटी आपने सीरीज पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी रिएक्टिविटी सीरीज, जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो अपने से कम वाले को डिस्प्लेस करता है। आपने देखा होगा जो ताकतवर आदमी होता है वो कमजोर को कहाँ टिकने देता है, हट तू पीछे हट मैं आ गया हूँ, ऐसे तो कहते हैं। तो ऐसे जिंक करता है। जिंक क्या होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को हटा देता है और खुद उसके अंदर आ जाता है, हाइड्रोजन बेचारा अलग हो जाता है, कमजोर आदमी बेचारा अलग हो जाता है। ठीक है, तो नोट इसमें हमने कर लिया। और होता क्या है, जब भी आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो, यानी मेटल कौन सा था, जिंक, एसिड कौन सा था, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4 एसिड प्लस मेटल कौन सा, जिंक, तो सॉल्ट क्या मिलेगा आपको? सॉल्ट मिलेगा आपको ZnSO4। तो सॉल्ट कौन सा मिलेगा आपको? ZnSO4। और हाइड्रोजन गैस कैसे लिखते हैं हम इसे? H2 की फॉर्म में हमेशा लिखना। हाइड्रोजन कभी भी H की फॉर्म में नहीं मिलेगा, हमेशा वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है, यानी कि वो एलिमेंट्री स्टेट में नहीं रहता है वो, ठीक है, वो हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है, यानी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है, H2 की फॉर्म में रहता है। ठीक है, बाद में अगर बैलेंसिंग करने में लगे तो 2, 3, 4 इसके आगे हम कोएफिशिएंट में लगा सकते हैं, अदरवाइज कभी भी H को सिंगल नहीं छोड़ते हैं, उसे हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में दिखाना पड़ता है। ये बात क्लियर होगी यहाँ से। तो यहाँ से एक रामबाण ये स्टेटमेंट बन जाती है बच्चों, ये रामबाण स्टेटमेंट है कि कभी भी आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो, या फिर ऐसे बोलो कि कभी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो हमेशा उसके अंदर आपको एक सॉल्ट मिलेगा, हमेशा एक सॉल्ट मिलता है और एक हाइड्रोजन गैस मिलती है। पर एक बात ये भी आती है इसके अंदर कि हमेशा सारे मेटल के साथ ऐसा नहीं होता, कि सारे मेटल के साथ ऐसा भी नहीं होता। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो एसिड के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज़ करते हैं, पर मोस्टली मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करने पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। ओके बच्चों, अब थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। आगे हमारा क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा बैक करना पड़ता है इसे। क्या लिखा है, कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। एसिड यानी कि H2SO4, मेटल यानी कि जिंक, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। क्यों? हम जानते हैं कि जिंक सल्फेट कैसा होता है, हम जानते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है कैसा होता है, H2SO4 होता है, यही होता है। अब ये हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। कौन कर देगा उसे, जिंक डिस्प्लेस कर देगा, और जिंक खुद इसकी जगह पे आ जाएगा, तो क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा, और हाइड्रोजन गैस बेचारा गरीब आदमी अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कमज़ोर आदमी अलग हो जाएगा, होना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एक्टिविटी 2.3 वो कंप्लीट होती है। अब आते हैं एक्टिविटी 2.4 पर। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत आसान एक्टिविटी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस एक्टिविटी को करना, बहुत ही ज़्यादा आसान एक्टिविटी ये है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा यहाँ नीचे कर लेते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या है एक्टिविटी 2.4, क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ
ग्रेन्युलेटेड ऑफ जिंक मेटल इन ए टेस्ट ट्यूब, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसके अंदर कुछ आप ये जिंक मेटल्स डाल लेना है, जिंक के मेटल डाल लेना है, टुकड़े टुकड़े छोटे से डाल लेना, ठीक है। और उसमें क्या करना है, 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यानी कि अपने टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें आपने क्या कि कुछ पीस डाल दिए, यानी कि थोड़े बहुत पीस डाल दिए किसके, जिंक मेटल के, जैसे आपने पहले डाले थे वैसे ही इसमें भी करना है। और उसमें क्या करना है आपको, 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाना है, 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देखिए ये आपको लैब में तो मिलेगा नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा बच्चों, 2 ml ऑफ कितना आपको चाहिए, 2 ml चाहिए, यानी कि क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा जो कि पेटल्स की फॉर्म में होता है, वाइट यानी मोती मोती की फॉर्म में रहता है, डब्बा आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मोती मोती की फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। आप उसे पानी लोगे, पानी में डाल दोगे, डिस्टिल वाटर मिला दोगे तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बन जाएगा। और फिर उसमें से आप क्या लोगे, 2 ml ले लोगे, क्या करोगे, 2 ml ले लोगे। बहुत ईजी है सॉल्यूशन बनाना, कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है सॉल्यूशन बनाना। और मैं तो यही कहूँगा आप जब भी लैब में जाओ तो कोशिश करो खुद से सॉल्यूशन बनाने की, ना कि जो बने बनाए सॉल्यूशन है उनको उठाने की। खुद से सॉल्यूशन बनाओ, मज़ा आता है, ठीक है। बड़ा सॉल्यूशन बनाने में बड़ा मज़ा आता है मेरे को, मैंने बहुत बनाया है, ठीक है। केमिस्ट्री से मैंने MSc किया हुआ है तो मेरे को बहुत सॉल्यूशन बनाए मैंने, ठीक है। तो क्या करना, डिस्टिल वाटर लेना और थोड़ा सा उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देना, उस और थोड़ी स्टील होती है ना कांच की, और उससे घोल लेना। उसके बाद आपका सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। और मेजरिंग सिलेंडर लेना, उसमें से फिर 2 ml निकाल लेना, निकाल लिया। और किसके अंदर डालना है इसको, आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है, यानी टेस्ट ट्यूब क्या थी आपकी, टेस्ट ट्यूब थी, उसके अंदर आपने जिंक पहले से डाल रखा है। अब एक सॉल्यूशन अलग से बना लिया बीकर के अंदर, उसमें से आपने 2 ml क्या कर लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी टेस्ट ट्यूब के अंदर ही डाल लिया। और उसे क्या करती है, वार्म द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यानी टेस्ट ट्यूब जो है ना उसको गर्म करना है। गर्म कैसे करोगे, बंसन बर्नर आपने देखा ही होगा, ठीक है। बंसन बर्नर पे लेके जाना और टेस्ट ट्यूब को होल्ड करके रखना। कैसे होल्ड करोगे, एक होल्डर आता है, ठीक है, कुछ चिमटे टाइप का ही होता है, और उसको टिल्ट करके रखना, टिल्ट यानी कि टेढ़ा करके रखना, ताकि अगर उसमें से पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे टेस्ट ट्यूब में से तो आपके ऊपर ना आए। इसलिए हमेशा ये प्रिकॉशन दी जाती है कि जब भी टेस्ट ट्यूब को हीट किया जाता है तो टेढ़ा करके रखा जाता है, खुद से दूर रखा जाता है, ठीक है, ताकि अगर बाई चांस उसमें से सॉल्यूशन बाहर निकल जाए टेस्ट ट्यूब में से तो आपको ना लगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसे हीट करना है। आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, जिंक है आपका, और 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, और आपको उसे हीट कर देना है। हीट कर दोगे तो आगे क्या लिखा हुआ है, रिपीट द रेस्ट ऑफ स्टेप्स एज एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। बाकी का सारा काम वही करना है जो आपने एक्टिविटी 2.3 में किया था। यानी कि क्या किया था आपने 2.3 में, सोप सॉल्यूशन लिया था और हाइड्रोजन गैस जो पास हो रही थी उसे सोप सॉल्यूशन डाल दिया था, फिर बबल्स की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस बाहर निकली थी, उसे अपने पॉप की आवाज़ के साथ जलाया था। तो बच्चों यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा सा और आपको समझाना चाहूँगा, तो इसे खाली जगह पे लेके चलता हूँ, फिर आपको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। ओके, देखिए बच्चों, आपके टेस्ट ट्यूब है, ये क्या है आपकी एक टेस्ट ट्यूब है। इसमें आपने क्या ले रखा है, इसमें आपने जिंक ले रखा है, प्लस और क्या मिलाया आपने इसमें NaOH का सॉल्यूशन मिला दिया। सॉल्यूशन को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, SOLN लिखते हैं। कितना है आपका 2 ml है आपका। उसके बाद आपने इसमें क्या किया बच्चों, हीट किया। हीट को कैसे दिखाते हैं, डेल्टा के साइन से दिखाते हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। अब आपका होगा क्या इसके अंदर, इसमें आपका जो होगा वो क्या, सेम वही जो आपने एक्टिविटी 2.3 में किया था वैसे ही बिल्कुल होगा। क्या, हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकलेगी, और जब बच्चों आपको पता है कि जो गैस बाहर निकलती है कभी भी, तो उसको कैसे दिखाते हैं, उस ऊपर वाले साइन से एरो डाल के दिखा देते हैं, यानी इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है बच्चों। उसने बोला भी था आगे जाके सारे स्टेप वही करो जो आपने एक्टिविटी 2.3 में किया। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर निकली, फिर क्या करो, एक कॉक लगा दोगे, कॉक के बाद एक डिलीवरी ट्यूब लगा दोगे, उसे सोप सॉल्यूशन में डाल दोगे। उसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बाहर निकलेंगे, फिर उसे मोमबत्ती को, जलती हुई मोमबत्ती को लेके जाओगे, जिससे क्या होगा, पोप की आवाज़ के साथ जलेगी। अब क्वेश्चन फिर से वही बनता है कि कैसे सोप सॉल्यूशन के अंदर बाहर निकल के बबल्स कैसे फॉर्म हो गए। तो वही रीज़न देंगे कि सरफेस टेंशन जो होता है सोप सॉल्यूशन का काफ़ी कम होता है, इसी वजह से बबल्स फॉर्म हो पाए, ठीक है। अब बच्चों हमने पढ़ा था कि जब मेटल जो है अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी बच्चों वैसा ही होता है। ये आपका मेटल है, ये क्या है आपका मेटल है, METAL, ये आपका मेटल है, और ये आपका NaOH क्या है, बेस है। क्या है, ये आपका बेस है बच्चों, क्या है, बेस है। यानी जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, आपको एक सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट कौन सा होगा, सोडियम जिंकेट होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2ZnO2, ठीक है। आपको इक्वेशन बना के दे रखी है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी आपकी, ठीक है। ये आपने एरो दिखा रखा है, यानी कि हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो रही है, निकल रही है, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सभी मेटल के साथ, क्या सभी मेटल एसिड और बेस के साथ हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, क्या सभी मेटल एसिड और बेस के साथ हाइड्रोजन गैस निकालते हैं? तो ऐसा नहीं है, सभी मेटल नहीं निकालते हैं, ठीक है। अब चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ आगे, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन कैन बी रिटन एज फॉलोज, यानी कि जो रिएक्शन थी वो उसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। क्या, NaOH यानी कि बेस, जिंक यानी कि
मेटल। मेटल क्या है, सॉलिड की फॉर्म में है, और जो सॉल्यूशन होता है वो एक्वस होता है। एक्वस क्यों है, क्योंकि उसे आपने पानी में मिलाया है, पानी में बनाया है, यानी कि वो पानी में डाल के आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला, फिर आपका सॉल्यूशन बना। तो सॉल्यूशन क्या होगा, एक्वस की फॉर्म में होता है, AQUEOUS, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट क्या है, बेसिकली आपका ये Na2ZnO2 आपका क्या है, सोडियम जिंकेट है। Na2ZnO2 ये आपका सोडियम जिंकेट है, ये हमारा एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस हमारी इसमें से निकल रही है। हाइड्रोजन गैस हमारी क्या और ये निकल रही है। यू फाइंड अगेन, आपने देखा यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। आपने देखा कि हाइड्रोजन इस गैस में बाहर निकली है, द्वारा से बनी है। हाउएवर, फिर भी सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। देखो यहाँ पे भी उसने वही बात कही कि सभी मेटल के साथ ऐसा नहीं होता कि सभी मेटल एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको एक्टिविटी 2.3 और एक्टिविटी 2.4 आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर समझ में आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। काफ़ी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो आप भी हमसे जुड़िए, ठीक है, मेरे चैनल को और बड़ा कीजिए, ठीक है। और बाकी रही आपकी एक्टिविटी 2.1.3, इसे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बच्चों मैं आपसे मैंने जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एक चैप्टर मैथ का कंप्लीट करूंगा और एक चैप्टर साइंस का कंप्लीट करूंगा, उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। क्या चेंज किया है कि मैं रोज़ एक वीडियो साइंस की और एक वीडियो मैथ की अपलोड करूंगा। तो अभी तक मैंने अपने MD साइंस एकेडमी चैनल में क्या क्या कराया है, मैंने साइंस में चैप्टर 1 कंप्लीट किया है और चैप्टर 2 हमारा चल ही रहा है, जो कि ऑलमोस्ट आधा कवर हो चुका, कवर तो नहीं हुआ, मतलब समझ में आ चुका कि हमारा बेस क्या है एक्चुअली इस चैप्टर का। और मैथ में मैंने क्या कराया है, मैथ में मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है और चैप्टर 8 जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, वो कंप्लीट कर लिया है। और अब से मैं एक वीडियो साइंस की और एक वीडियो मैथ की, तो मैथ की किस वीडियो की चैप्टर की वीडियो आएंगी आपके पास, उसकी आएंगी आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि चैप्टर 9 की, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आसान है लेकिन बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है फिगर है। फिगर 4 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 2 नंबर का आपका फिगर ही फिगर होगा। और मैं उसे ऐसे समझाऊंगा कि आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी तरह का, तो आप बना लोगे और आप कर लोगे कंप्लीट, ठीक है। तो अब से आपको मैथ की भी एक वीडियो मैथ की और एक वीडियो साइंस की। साइंस की कौन सी मिलेगी, चैप्टर 2 की, और मैथ की कौन सी मिलेगी, चैप्टर 9, कुछ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे और नवरात्रि की आपको सभी को शुभकामनाएं। जय माता दी।